हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ जुड़ी है डॉक्टर संपदा अशोक रणदीवे। इन्होंने अपना यूजी गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज नांदेड़ से पूरा किया है और इस साल एआईए पीएचडी में ऑल इंडिया रैंक 77 लाके आईटीआई जामनगर में गायनेक की सीट हासिल की है। संपदा, आपको इसकी बहुत बहुत बधाई। Thank you so much, ma'am. Thank you so अच्छा। much to all the IVLAC team, and special thanks to my mom and dad for keep supporting me always. जी। अच्छा संपदा, आपने एआईए पीएचडी की तैयारी कब शुरू की थी और उसका ओवरऑल ड्यूरेशन कितना रहा था? मैम, ओवरऑल ड्यूरेशन देखा जाए तो 2 साल का है। मैंने फाइनली में स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, लेकिन इंटर्नशिप में मैंने 100% देके प्रिपेयर किया था। तो ओवरऑल ड्यूरेशन देखा जाए तो 2 साल का ड्यूरेशन है टोटल। ओके, मतलब आपने तैयारी अपने फाइनल ईयर से चालू किया था एंड फिर अपने इंटर्नशिप भी किया यस। है, फिर अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना जो कॉलेज है, अपना ड्रीम सीट जो है आपने निकाल ली थी। दैट्स रियली ग्रेट यस। थिंग। अच्छा संपदा, शुरुआत में आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी कैसी थी? आपके पास कोई क्लियर प्लान थे या फिर आपने कुछ ट्रायल एंड एरर किया था? मैम, स्टार्टिंग में ट्रायल्स एंड एरर ही से, मतलब कौन सा क्लास लगाना है, क्या करना है, मतलब बहुत सारे नोट्स थे, बहुत सारे क्लासेस थे, तो ट्रायल्स एंड एरर ही था। लेकिन बाद में ऐसा पता चला कि प्लानिंग, कंसिस्टेंसी एंड द सेल्फ इवैल्यूएशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले क्लियरली पूरा सिलेबस है उसका इवैल्यूएशन करना चाहिए कि कितना ज्यादा सिलेबस है। उसके बाद इसका अपनी रिक्वायरमेंट क्या है, कितना हमें देना है इस प्रिपरेशन के दौरान। उसके बाद हमें क्लियर स्ट्रक्चर प्लान करना है, देन स्टडी करनी है, इवेल्युएशन करना है एंड रिपीट सेम थिंग करनी है। मतलब प्लान, स्टडी, प्रैक्टिस एंड द इम्प्रूवमेंट इज द की। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि कई बार जो एस्पिरेंट्स स्टार्टिंग में ट्रायल एंड एरर के मूड में होते हैं और फिर धीरे धीरे क्लियर प्लान होता है। जैसा आपने पता है कि हमें बिल्कुल प्लान करना है कि हमें पहले पढ़ना है, उसको वापस इवेलुएट करना है, खुद को इम्प्रूव करना है। तो इस तरीके से हम आगे आगे बढ़ सकते हैं। यस। अच्छा संपदा, आपका डेली रूटीन कैसा रहता था नॉर्मली? आपने कुछ फिक्स्ड आवर्स थे या फिर आपने कुछ फ्लेक्सिबल अप्रोच रखा था पढ़ने के लिए? मैम, मुझे ऐसा पर्सनली ऐसा लगता है कि हमारा डेली रूटीन फ्लेक्सिबल रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन स्ट्रक्चर रहना चाहिए। मतलब एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, पूरे दिन में हम ये करने वाले, ऐसा हमारा स्ट्रक्चर होना चाहिए। जिसमें कि मेरा मतलब मैं मेरी स्पेसिफिक में पोमोडोर टेक्निक से पढ़ती थी, जिसमें कि 25 मिनट्स की पढ़ाई, उसके बाद 5 मिनट्स का ब्रेक, ऐसे मतलब कंटिन्यूअसली 4 आवर्स की पढ़ाई, उसके बाद 15 to 20 मिनट्स का ब्रेक, ऐसा हमें मतलब फॉलो कर सकते हैं ये टेक्निक से। और फ्लेक्सिबल रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन स्ट्रक्चर, मतलब एक प्रॉपर एनालिसिस चाहिए कि हाँ, मतलब इतने टॉपिक्स है, हम इतने घंटे में पढ़ने वाले हैं, ऐसा मतलब स्ट्रक्चर टाइप स्टडी होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि सक्सेस जो है, मतलब जो लोग कंसिस्टेंट रहते हैं ऐसे ही, मतलब उनको ही सक्सेस मिल जाता है। जो ओकेजनली स्टडी करते हैं, मतलब सपोज फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट ने एक दिन में पूरी 10 घंटे पढ़ाई की और बाद में की नहीं, तो इससे रिजल्ट नहीं आएगा। तो सक्सेस जो है वो कंसिस्टेंट पढ़ाई के अलावा नहीं आ सकता, ऐसा मुझे लगता है। तो फ्लेक्सिबल रही तो चलेगा, लेकिन स्ट्रक्चर प्लान का स्टडी होना चाहिए। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम फ्लेक्सिबल पढ़ाई करें या फिर फिक्स आवर्स में स्टडी करें, हमें स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ये पढ़ना है एंड ऐसे पढ़ना है। एंड आपको बहुत अच्छा पता है कि हम लोग पोमोडोरो टेक्निक का यूज कर सकते हैं कि 25 मिनट्स की पढ़ाई की, फिर बाद में 5 मिनट्स का ब्रेक लिया। इससे एक रिफ्रेशमेंट भी आता है, बोरियत भी नहीं लगती एंड हमारा अटेंशन स्पैन भी काफी अच्छा इंक्रीज हो जाता है। मुझे कहना है कि मतलब हाँ, मतलब एक एक कंटिन्यूअसली हम 2-3 घंटे पढ़ाई करें तो हमारा कंसंट्रेशन भी थोड़ा कम हो जाता है, तो इसकी वजह से कंसंट्रेशन भी ज्यादा इंप्रूव होने लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबने टेक्निक फॉलो की तो अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा संपदा, प्रिपरेशन के दौरान सबसे चैलेंजिंग फिट आपके लिए कौन सा रहा था? मैम, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तब प्लानिंग एंड डिसिप्लिन, ये मुझे ज्यादा इम्पोर्टेंस, ज्यादा मायने रखता था। जब आप प्लान कर रहे हो और डिसिप्लिन ही नहीं रख रहे हो तो फिर उसका कुछ फायदा नहीं है। तो फिर हमें सबसे चैलेंजिंग फेज ये है कि हमें कंसिस्टेंट रहना है, डिसिप्लिन फॉलो करनी है। क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का ऐसा लगता है कि पढ़ाई करते हैं लेकिन कंसिस्टेंट नहीं होती है पढ़ाई, तो कंसिस्टेंट पढ़ाई होनी चाहिए। और ये कंसिस्टेंसी लास्ट तक मेंटेन होनी चाहिए, यही सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे चैलेंजिंग फेज सभी स्टूडेंट्स के लिए। मुझे तो लगता है कि यही है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए।
और हर एक दिन का छोटा छोटा एफर्ट्स लास्ट में एग्जाम में हमें मतलब कामयाब आता है, कि हर एक दिन का छोटा एफर्ट्स एग्जाम के सपने सच करता है, ऐसा मुझे लगता है। एंड discipline your daily routine turns the small efforts into the big achievements. I think this is the key, and this is the line I want to say to all aspirants, that you have to maintain the discipline all throughout the year. That's it. कि आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हमें रोज कंसिस्टेंटली बैठना ही है और एक स्ट्रक्चर प्लान से हमें बैठना है, तभी हम लोग इतने मुश्किल एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अच्छा संपदा, काफी एस्पिरेंट्स में डाउट होता है कि हमें ग्रुप स्टडी करनी चाहिए या फिर अकेले पढ़ना चाहिए, तो आपका इसके ऊपर क्या से है? और मैम स्टार्टिंग में हमें ग्रुप स्टडी करनी ही चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें टाइम रहता है अच्छे से, मतलब टाइम मैनेज कर सकते हैं, और ज्यादा ग्रुप स्टडी किया तो अच्छे से ध्यान में रहता है। तो फर्स्ट 5 to 6 मंथ में हम ग्रुप स्टडी करना इम्पोर्टेंट ही है, ऐसा मुझे लगता है, और मैंने भी की है। लेकिन लास्ट लास्ट में जब मतलब बहुत कम टाइम है और आपको रिवीजन करनी है, तब ग्रुप स्टडी अवॉइड करनी है, क्योंकि तब हम बाकी लोगों से कंपेयर करने लगते हैं, और जो कि कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तब वो निगेटिव में जा सकते हैं और मोटिवेशन मतलब ब्लैक हो सकता है। तो उस टाइम आपको ग्रुप स्टडी बिल्कुल नहीं करनी है। सब आपका सिलेबस होने के बाद आपको बिल्कुल ग्रुप स्टडी नहीं करनी है। सिलेबस कंप्लीट होने के पहले आपको ग्रुप स्टडी कर सकते हैं, ऐसा। जी, मतलब हमें पहले ग्रुप स्टडी पे हम लोग फोकस कर सकते ताकि हमारा रिवीजन अच्छा हो सके, एंड जब बाद में हम जब क्रूशियल फेस में आ रहे हैं तब हमें इंडिविजुअल स्टडी पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ओके। अच्छा संपदा, आजकल और एक प्रॉब्लम आ गया है, एक बहुत बड़ा जो कि है सोशल मीडिया। सब लोग थोड़े एडिक्ट हो जाते हैं, ज्यादा यूज करते हैं। तो हमें कैसे मैनेज करना चाहिए अपना टाइम कि हम सोशल मीडिया का टाइम अपना मैनेज कर सके प्रॉपरली? मैम मैं मतलब मेरा मोबाइल पे जो भी एप्स है, लाइक व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, मतलब मैं इंस्टा तो प्रिपरेशन के दौरान पूरा अनइंस्टॉल किया था, वो तो मैं यूज ही नहीं करती थी। लेकिन बाकी भी सोशल मीडिया है, लाइक टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, तो आप मतलब उसका अच्छे से यूज कर सकते हो। लाइक टेलीग्राम पे आप अलग अलग वैरायटी ऑफ चैनल्स है, उस पे एमसीक्यूज आते हैं, पीडीएफ अच्छे से, मतलब जो भी इंफॉर्मेटिव हमें लगता है एआईपीजीटी के लिए, वो हम अच्छे वाला यूज हम कर सकते हैं टेलीग्राम से। तो मैं डेली मतलब टेलीग्राम के क्विज वगैरह जो चैनल ज्वाइन किए थे, वो मैं सॉल्व करती थी। उसके बाद हम व्हाट्सएप पे एक स्टडी ग्रुप था, तो वो स्टडी ग्रुप पे मतलब डिस्कशन वगैरह करते थे। तो इससे मतलब गुड वाले बेनिफिट्स है वो, मतलब सोशल मीडिया की भी रहते हैं, और निगेटिव वाले बेनिफिट्स है वो भी रहते हैं। तो जो अच्छे वाले बेनिफिट्स है, लाइक व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम के करने चाहिए सबने, ऐसा मुझे लगता है। और इंस्टा वगैरह टोटली तो अवॉइड ही करनी चाहिए ड्यूरिंग द प्रिपरेशन फेज। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर सोशल मीडिया एक एडिक्शन भी है, उस पर टाइम वेस्ट हो रहा है, तो हम उसको एक पॉजिटिव वे भी यूज कर सकते हैं कि टेलीग्राम पे अगर हमें जो एमसीक्यूज वगैरह है वो सॉल्व करने के लिए यूज करें, फिर व्हाट्सएप पे जो स्टडी ग्रुप्स है वहां पे अगर हम अगर टाइम यूज करें ज्यादा अच्छे से, तो वो हमारा पॉजिटिव वे भी हम उसे यूज कर सकते हैं। अच्छा यस संपदा, मैम। आप जो है डे टू डे बेसिस पे डेली बेसिस एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए क्या 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 रिसोर्सेस यूज कर देते हैं, और क्या क्या आप डेली एमसीक्यू सॉल्व करते थे क्या? यस मैम, मैं स्टार्टिंग में मतलब 200 to 300 एमसी को डेली सॉल्व करती थी। उसमें मैंने आयुर्वेद का पूरा मतलब ऑलमोस्ट लास्ट तक पूरा सॉल्व किया था। लाइक मिसलेनियस हो गए, प्रीवियस पेपर्स हो गए, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन है, स्थान वाइज क्वेश्चन है, वो मतलब मैं डेली सॉल्व करती थी। उसके बाद जो टेलीग्राम पे वेरियस चैनल्स है जो मैंने ज्वाइन किए थे, उसमें अजित सर भी हर रोज क्वेश्चंस लाते, तो वो मैं सॉल्व करती थी। तो ऐसे अराउंड पहले स्टार्टिंग फेज में मेरे 300 के अराउंड क्वेश्चन सॉल्व होते थे, और लास्ट में जब एग्जाम को 4-5 महीने बाकी थे, तब मैं अराउंड 500 के दौरान क्वेश्चन सॉल्व करती थी। तब एक स्टेज ऐसी आई थी कि मतलब सभी क्वेश्चंस के आंसर पता चल गए थे। सोशल प्लेटफॉर्म में जो भी एमसीक्यूज आते हैं वो सभी मतलब पहचान के हो गए थे। तो लास्ट में उसका रिजल्ट भी यही था कि एआईपीजीटी में जो पेपर आया था वो भी मतलब पूरा ऐसा लग रहा था कि हाँ, मैंने ये सब देखा है, मैंने सब पढ़ा है, ऐसा। तो ये पूरा कंसिस्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करने का ही रिजल्ट है। इट इज रियली इम्प्रेसिव कि आपने स्टार्टिंग से डेली एमसीक्यू सॉल्व करना कर रखा था, एंड आपने आयुर्वेद के ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन सॉल्व किए थे, कि रोज 200 से लेके एंडिंग तक आपने रोज 500 तक सॉल्व किया था। एंड ऑन द डी डे आपको ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जाने पहचाने भी लग रहे थे। इट्स रियली प्लस पॉइंट अगर हम रोज एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो। अच्छा संपदा, आपने रिवीजन के लिए क्या स्ट्रेटेजी यूज की थी आपकी प्रिपरेशन की जर्नी में?
मैम मतलब रिवीजन की स्ट्रेटेजी मेरी ये थी कि पहले मतलब सपोज मैंने आज एक टॉपिक पढ़ा, आज एक पूरा पूरा स्थान पढ़ लिया, तो उसको मैं 7 दिन के बाद फिर से पढ़ती थी। जिस हिसाब से मतलब वो मुझे जो जो भी मुझे ऐसा पॉइंट्स लगता है कि मैं ये भूल जाती हूँ, तो वो मैं 7 दिन के बाद फिर से रिपीट करती थी। ऐसा मेरा 1, 7 एंड 30 का ऐसा साइकिल था, मतलब एक दिन, उसके बाद 1 वीक के बाद, एंड देन आफ्टर 1 मंथ, ऐसा मैं रिवीजन साइकिल करती थी। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो रिवीजन ही है, मतलब रिवीजन अच्छी सी होनी चाहिए, पढ़ाई कम हुई तो भी चलेगा, लेकिन रिवीजन अच्छे से होनी चाहिए। इसलिए ये रिवीजन स्ट्रैटेजी में फॉलो करती थी, 1, 7 एंड 30 डे ऐसा। कि आपने बिल्कुल सही कहा कि रिवीजन इज द की, बिकॉज एक सिलेबस इतना ज्यादा है कि रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। and जो आपने स्ट्रैटेजी बताई कि 1, 7 एंड 30, अगर ये हमारे एस्पिरेंट्स भी फॉलो करेंगे तो आई थिंक वो बहुत अच्छे से ग्रास्प कर पाएंगे पूरा जो सिलेबस। ऐसा। अच्छा संपदा, वो कौन सा मोमेंट था आपकी प्रिपरेशन में जब आपको लगा कि हाँ, अब मुझे सही डायरेक्शन मिल चुकी है? हम जब से मतलब 5 to 6 मंथ्स बीत गए प्रिपरेशन के बाद, उसके बाद ऐसा मतलब मॉक टेस्ट हम देने लग गए, तब मैंने मेरे मिस्टेक को एनालिसिस किया, एंड वो मिस्टेक से मैंने बहुत सारा इम्प्रूवमेंट किया, तब स्कोर बढ़ने लगा, तब मुझे ऐसा लगा कि हाँ अभी मैं सही ट्रैक पर हूँ। और जब हम कॉमन मिस्टेक्स रिपीट रिपीट करना अवॉइड कर देते हैं, तब ऐसा लगता है कि मतलब एक्यूरेसी मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा मैटर करती है देन द क्वांटिटी, और रादर एनीथिंग। तो एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, इससे हमारे मॉक टेस्ट के मार्क्स बढ़ेंगे। एंड यही मुझे ऐसा लगता है कि मतलब लास्ट में मॉक टेस्ट में मुझे मतलब कॉन्फिडेंट फील हो रहा था कि जब मेरे मार्क्स 300 के ऊपर जा रहे थे। मेरे पहले मतलब जब से मॉक टेस्ट स्टार्ट हुई थी, तो सबसे मतलब हार्ड ही पेपर निकालते थे, तब मेरे 250 260 ऐसे मार्क्स आते थे, और रैंक भी मतलब अराउंड बहुत मतलब 400 500 तक मेरा रैंक जाता था। उसके बाद धीरे धीरे जब से मुझे सर का क्वेश्चन पेपर का मैंने एनालिसिस किया, अच्छे से पढ़ा, तब मुझे ऐसा लगा कि हाँ मतलब ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और इस पे फोकस करना चाहिए ज्यादा। तो 2 3 मॉक होने के बाद मेरे काफी इम्प्रूवमेंट रहा था मार्क्स में, 300 के ऊपर मेरे मार्क्स आते थे। और मेन चीज मैं ये सबको बताना चाहूंगी कि थ्रू आउट द ईयर रैंक क्या है ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है, आप कंसिस्टेंसी रहो। रैंक कम आया तो भी चलेगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मैं पूरे साल में कभी भी टॉप 25 में नहीं आई हूँ, लेकिन लास्ट रिजल्ट ये था कि मैं टॉप 25 में थी। तो रिजल्ट मैटर करता है लास्ट में, आप कितने रैंक में आते हो, ना कि पूरा साल का रैंक आपको मैटर करता है। तो अ, मतलब ये रिजल्ट जो लास्ट में आया है, ये मेरे कंसिस्टेंट वर्क का रिजल्ट है, ऐसा मुझे लगता है। तो मतलब सिर्फ हर एक वीक में टॉप आना है ये हमारा गोल नहीं होना चाहिए, हमारा गोल फाइनल AIPGT में टॉप आना है ये होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हमें इनिशियल मॉक्स में कम नंबर भी आ रहे हैं तो भी हमें छोड़ना नहीं है। अपने रैंक को ध्यान में ना रखते हुए हमें हर एक मॉक में बैठना है एंड उसे प्रॉपर एनालाइज करते हुए चलेंगे तो हमारे मार्क्स बढ़ेंगे भी। एंड हमारा मेन एआई पीछे का रैंक सबसे इम्पोर्टेंट है, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि हर एक मॉक के रैंक्स। Yes. अच्छा संपदा, एआई पीएचडी प्रिपरेशन में एक कॉमन मिस्टेक जो आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप अवॉइड करना चाहेंगे, जो आपने की हो? द कॉमन मिस्टेक मैम सभी लोग यही करते हैं कि बहुत सारे नोट्स, बहुत सारे रिसोर्सेज यूज करते हैं। लाइक मुझे ये भी क्लास के नोट्स पढ़ने हैं, वो भी क्लास के नोट्स पढ़ने हैं, मुझे ये टेलीग्राम का चैनल का भी नोट्स पढ़ना है, ये सब अवॉइड करना चाहिए। एक पे स्टिक रहना चाहिए। लाइक हम एक क्लास को है तो ये क्लास के ही नोट्स हमें लास्ट तक फॉलो करने चाहिए, स्टिक टू दैट वन ओनली। और हम आयुष जी के वगैरह ये जो सब्जेक्ट्स है इसके हम बाहर से नोट्स यूज करते हैं। तो मैंने मतलब स्टार्टिंग में मैंने ये कॉमन मिस्टेक की थी कि बहुत सारे रिसोर्सेस हो रहे थे, तो जो पढ़ाई मैंने पहले से की है उस पे ही मैंने लास्ट तक स्टिक रही थी। तो ये सब ने अवॉइड करनी चाहिए कि ला मेनी रिसोर्सेस नहीं होने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। एंड कंसिस्टेंट भी रहना चाहिए कि आधे में पढ़ाई छोड़ दी फिर वापस ज्वाइन की, ऐसा नहीं करना चाहिए। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें ज्यादा रिसोर्सेज के ऊपर ना जाते हुए किसी एक ही रिसोर्स को पकड़ के उसमें इन डेप्थ में जाना चाहिए कि अगर हमने आईआईटी की क्लास लगाई है तो हमें पूरा उस पर ट्रस्ट फेथ रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम लोग उसका पूरा अच्छे से कर सकते हैं। बिकॉज एक ही क्लास में इतना सब कुछ होता है कि हम उतना कर लें वही बहुत हो जाता सफिशिएंट। है। अच्छा संपदा, मॉक टेस्ट का एनालिसिस आप कैसे करते थे? अब मॉक टेस्ट का एनालिसिस मतलब जो क्वेश्चन मेरे राउंड हो रहे वो मैं फिर मतलब रिपीट रिपीट पढ़ती थी।
क्योंकि मेरी कॉमन मिस्टेक ये हो रही थी कि जो क्वेश्चन मेरे पिछले एग्जाम में रॉन्ग हो रहे, वो सेम सेम क्वेश्चंस रिपीट रॉन्ग हो रहे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम में। तो मुझे ये मतलब अवॉइड करना था, तो ये मैंने अवॉइड किया बाद में, तो मेरा इम्प्रूवमेंट काफी काफी अच्छी हो गई थी एग्जाम में। और एनालिसिस में सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज कौन से सब्जेक्ट को कौन से टॉपिक को और कौन से स्थान को ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ये मैंने लास्ट में एनालिसिस किया था, उसके हिसाब से मैं पढ़ती थी। तो जो मोर इम्पोर्टेंस वाले टॉपिक है वो ज्यादा पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि काफी अच्छा स्कोर इम्प्रूव होता है। ओके, मतलब हमको हर एक स्थान को भी क्या, हमारा क्या गलत हो रहा है, कौन से क्या गलत हो रहा है, उन्हें उसके ऊपर भी ध्यान ध्यान देना चाहिए कि यार हमें नेक्स्ट टेस्ट में कहाँ से ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं, अगर हम उस पर फोकस करेंगे तो वैसे भी हमारे मार्क्स काफी अच्छे से इंप्रूव हो सकते हैं। अच्छा संपदा, आईआईटी ज्वाइन करने के बाद आपकी प्रिपरेशन में सबसे नोटिसेबल शिफ्ट क्या आया था? मैम मैंने जब अजीत सर के क्लास ज्वाइन किए उसके बाद एक कई महीने के बाद ऐसा मुझे फील हो रहा था कि मतलब ये क्लास से मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है, मतलब एक क्लियर स्ट्रक्चर्ड प्लान जो है वो क्लास से मुझे पता चला था। क्योंकि इतना ज्यादा वास्ट सिलेबस है तो हमें एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए रहता है कि कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक्स को ज्यादा इम्पोर्टेंस देना है। तो ये सब चीजें है वो आयुर्वेद क्लास से मुझे बहुत सारी सीखने को मिली है। उसके बाद जो एमसीक्यूज थे हमारे आयुर्वेद के ऐप पे, जो एमसीक्यूज रहते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स रहते हैं, उससे मुझे काफी हेल्प हुई है। तो मतलब ये क्लियर एंड स्ट्रक्चरल प्लान जो है वो आयुर्वेद से मुझे मिला, ऐसा मुझे लगता है, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है एआईपीजीडी की प्रिपरेशन में। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि एआई पीएचडी क्रैक करने के लिए एक स्ट्रक्चर सबसे इम्पोर्टेंट होता है, एंड वो स्ट्रक्चर हमें आयुर्वेद दे सकता है ताकि हम इतना अच्छा रैंक और अपनी ड्रीम सीट हासिल कर सके। अच्छा संपदा, प्रिपरेशन के टफेस्ट दिनों में आपने खुद को मोटिवेट कैसे रखा? मैम, मतलब जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मतलब मोटिवेशन कम हो रहा है, तो मैं ये सोचती थी कि क्यों हम कर रहे हैं, वाई का आंसर, मतलब वाई ये क्वेश्चन आने के बाद मुझे सभी चीजों के आंसर आते थे। तो फिर जो भी एस्पायरेंट्स थे उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं अभी मुझसे नहीं हो सकता, मैं अभी मतलब कुछ नहीं कर सकती, तो आप सिर्फ ध्यान में यही रखना है कि आप क्यों कर रहे हो, ये सब आपको आंसर दे देगा। तो मेरा ऐसा ही था कि मतलब जिस भी चीजों के लिए मैं यह सब कर रही हूँ, तो वो मन में लाती थी कि मतलब क्यों कर रही हूँ, तो उससे मुझे सभी क्वेश्चन के आंसर मिल जाते थे। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब भी हम खुद को डिमोटिवेट फील कर रहे हो तो हमें वापस जाना चाहिए, लाइक गो बैक टू योर वाई कहते हैं कि हमने क्यों स्टार्ट किया था इस जर्नी को। एंड वो वापस हमें याद करके वापस मोटिवेशन आता है कि नहीं, हमें उस वाई को आंसर करने के लिए हमें करना है, एंड हमें वापस मोटिवेशन आ जाता है। अच्छा संपदा, आपकी पीजी की लाइफ कैसी चल रही है अभी जब आप कॉलेज में है इस वक्त? तो आपका एक्सपोजर कैसा मिल रहा है, आपका स्टाइपेंड कैसा है, एंड कैसी चल रही है आपकी लाइफ, तो बताना चाहेंगे आप इसके बारे में? आ, एक साल पहले अगर फ्लैशबैक में गए तो फिर उस टाइम ऐसा था कि मुझे ये गायनेक सीट लेनी है, अच्छा रैंक लाना है, टॉप 100 में मुझे रैंक लाना, ये मेरा एम था। तो अभी मैं वो ड्रीम सर्वाइव कर रही हूँ ऐसा मुझे लगता है। लाइफ तो थोड़ी मतलब शेड्यूल तो थोड़ा हेक्टिक है, वो तो मतलब सभी एक्सेप्टेबल है, लेकिन जिस चीज के लिए हम लास्ट ईयर एफर्ट्स कर रहे थे वो अभी मेरे हाथ में है, ऐसा मुझे लगता है। तो मतलब आई एम सेटिस्फाइड विद दिस सीट। एंड नेशनल इंस्टीट्यूट है, क्लिनिकल है, तो एक्सपोजर तो काफी अच्छा है। उसके बाद हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी है, ऑप्स का भी मतलब एक्सपोजर काफी अच्छा है, और गायनेक का भी एक्सपोजर काफी अच्छा है। डेली मतलब 200 के अराउंड मैम की ओपीडी रहती है, तो गायनेक के पेशेंट की एक्सपोजर भी बहुत अच्छा है। तो फिर और स्टाइपेंड अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र से तो कम है, लेकिन एक मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट है, उसमें एक टैग रहता है, वो लाइफ टाइम रहता है, तो वो उस हिसाब से मैंने ये कॉलेज लिया है फर्स्ट तो स्टाइफंड अच्छा है, मतलब सेटिस्फाइड है, 70,000 अभी स्टाइफंड है, तो आई एम सेटिस्फाइड। जी, जान के बहुत अच्छा लगा कि जो आपका ड्रीम था एक साल पहले कि आपको टॉप 100 में आना है और एक गायनेक की सीट लेनी है, वो आपका पूरा हुआ है, वो भी एक नेशनल इंस्टीट्यूट में। दैट इज अ रियली ग्रेट थिंग, एंड अब बहुत जान के बहुत अच्छा लगा कि आपको एक्सपोजर भी काफी अच्छा मिल रहा है। एंड हेक्टिक शेड्यूल होता है ऑब्वियसली, गायनेक में बहुत हेक्टिक होता है, बट यू आर वेरी मच सेटिस्फाइड विद दैट, ये जान के बहुत अच्छा लगा। जी मैं बोलिए। एक बात कहना चाहूंगी कि
मैंने एक डेली डायरी मेंटेन की थी जिसमें मैं हर रोज का मेरा डेली शेड्यूल लिखती थी कि ये मुझे करना है, ये नहीं करना है। द सेम थिंग, मैंने मेरा एम लिख के रखा था डायरी में, लाइक मुझे टॉप 100 में आना है। मुझे नहीं पता था कि ये होगा या नहीं होगा, पॉसिबल है या नहीं, आई डोंट नो। बट लास्ट में मुझे मतलब इतना ज्यादा पढ़ाई की, इतना ज्यादा कंसिस्टेंट वर्क किया, तो फिर लास्ट में वो ऑटोमेटिक रिजल्ट के दिन वो पता चला कि हाँ मतलब इतना ज्यादा करोगे तो क्यों नहीं मिलेगा। तो फिर वो मतलब मैंने जो लिख के रखा था कि टॉप 100 में आना है, और स्पेसिफिक मुझे टू डिजिट रैंक लाना है, तो वो अभी मतलब सच हुआ। तो फिर ये सब हार्डवर्क और कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन रहने का ही रिजल्ट है, ऐसा मुझे लगता जी बिल्कुल, आपने इतना एफर्ट डाला है ना, आपको उसका रिजल्ट भी मिला है, आपको आपकी ड्रीम सीट एक अच्छे कॉलेज में मिली, दैट्स अ रियली ग्रेट थिंग। अच्छा संपदा, अभी जो एस्पिरेंट्स हमारे जो अब इस जर्नी में है, प्रिपेयर कर रहे हैं, आप उन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगे? है। मैम, मैं सभी के लिए एक मतलब कॉमन एडवाइस देना चाहूंगी कि आपको मतलब पढ़ाई भी करनी है, लेकिन सभी चीजों को मेंटेन करके पढ़ाई करनी है। लाइक सिर्फ पढ़ाई ही करते जाओ, हेल्थ पे ध्यान ना रहो, ऐसा नहीं करना चाहिए। सबने सभी एस्पायरेंट्स में अपने हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मैंने लास्ट में 1 to 2 मंथ्स में हेल्थ इशू हुआ था। तब ऐसा फील हो रहा था कि पूरी साल की पढ़ाई अब वेस्ट हो गई है, मुझे रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिल रहा था। तो सबने हेल्थ के साथ अ, अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। डेली योगा मेडिटेशन थोड़ा एक 10-15 मिनट किया तो भी चलेगा, ये मुझे ऐसा सभी एस्पिरेंट्स के लिए कहना है। जी आपने बिल्कुल सही कहा कि हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देंगे तो हम लोग जो डी डे है एआई पीएचडी को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, या फिर लास्ट टाइम में रिविजन नहीं कर पाएंगे। तो सभी को इस पे बहुत ध्यान देना चाहिए। एंड थैंक यू सो मच संपदा कि आज आप हमारे साथ जुड़े, अपनी पूरी जर्नी को शेयर किया, हमारे एस्पिरेंट्स को इतना मोटिवेट किया। थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम। मैं लास्ट एक कोट कहना चाहूंगी सभी के लिए कि सक्सेस का पाथ स्ट्रेट नहीं है और इजी नहीं है। मतलब डिफिकल्ट तो है, लेकिन एवरी सिंगल स्टेप एंड एवरी चैलेंज फेस द एस्पायरेंट वो एक ऐसा ऐसे पर्सन में बना देता है कि वो कैपेबल हो जाता है कि पूरा जो अचीव है अपने ड्रीम्स कर सके। तो सभी ने अपनी जो भी चैलेंज आ रहे हैं उसको फेस करना है एंड कंसिस्टेंट करके पढ़ाई करनी है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द एस्पायरेंट्स एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।